सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। यहां तक कि ममता बनर्जी खुद अपना विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब लगता है ममता बनर्जी को कुछ दिक्कतें हो रही है। वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। वो इस हार को स्वीकार नहीं कर रही है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। पता नहीं उनके सलाहकार कैसे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, या ड्रामा करने से क्या मिलेगा। भाई, पिछली विधानसभा का कार्यकाल जिसकी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो 7 मई को ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। अब 7 मई को जब कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ममता बनर्जी क्या करेंगी? तब तो उन्हें क्या कोर्ट का सहारा मिलेगा? जब वो विधानसभा ही नहीं है, वो विधायक ही नहीं रहेंगी विधानसभा भंग होने के बाद या कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, तब वो क्या करेंगी? शायद बंगाल से कुछ खबरें आ रही हैं कि जनता में आक्रोश है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अपने उन पार्टी कार्यालयों को वापस ले रहे हैं जिन पर टीएमसी ने कब्जा किया था, ऐसा कहा जा रहा है। हिंदू भी खुलकर प्रदर्शन कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, गुलाल खेल रहा है। मैं तो ऐसे वीडियो भी देख रहा था जहाँ दावा किया जा रहा था कि ये सब काम ऑफिसों में भी हो रहा है। चलो, मैं ज़मीनी सच्चाई मैं नहीं जानता, मैं वीडियो के उस पर बोल रहा हूँ। ऐसा कोई का प्रदर्शन मैंने नहीं देखा जो टीएमसी की हार पर लोग दुखी हो रहे हों। मैं केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई, जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस आपके पक्ष में कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, जनता की बात कर रहा हूँ मैं, लिबरल तंत्र उठाएगा वो अलग चीज़ है। तो भाई, आप किसके भरोसे बैठे हुए हैं? अब ममता बनर्जी की दिक्कतें भी है, ये वाली दिक्कत तो खुद बढ़ा रही है। अब सरकार इससे कैसे निपटेगी, संवैधानिक संस्थाएं कैसे निपटेगी, वो तो अभी 1-2 दिन में पता लग जाएगा। अब ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है? अब वो विधानसभा में अगले उपचुनाव से पहले नहीं पहुंच सकती। अगर अगले उपचुनाव कब होंगे? अब ये पता है आपको, हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, वो 2 सीटों से जीते हैं, यानी उन्हें शपथ लेने के बाद 1 सीट छोड़नी होगी। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से जीते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो माना जा रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा है, जिन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है, तो वो अपनी नंदीग्राम सीट से भी जीते हैं। निश्चित रूप से वो भी 1 सीट से त्यागपत्र देंगे। अब चुनाव कराने का परिणाम 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। अब अगर वो मई में त्यागपत्र देते हैं अपनी सीटों से, तो उपचुनाव तो नवंबर तक जाकर हो सकते हैं। यानी अगले 5-6 महीने ममता बनर्जी के पास विधानसभा जाने का कोई मार्ग नहीं है। विधान परिषद वहाँ है नहीं, शायद ममता बनर्जी ने खुद ही ख़त्म करवाई थी। अब करते हैं लोकसभा की। अब अगर वो लोकसभा में जाना चाहती है तो निश्चित रूप से उनका कोई सांसद त्यागपत्र देगा। ऐसे कोई आवाज़ नहीं आई अभी तक कि किसी सांसद ने कहा हो कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा। हालांकि मैं मानता हूँ जब वो चाहेंगे त्यागपत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जो बंगाल में माहौल है, बीजेपी की लहर चली है, सुनामी चली है, 45% वोट मिले हैं बीजेपी को। क्या इस हाल में ममता बनर्जी के लिए कोई आगामी विधानसभा चुनाव जीतना या लोकसभा चुनाव जीतना, हालांकि लोकसभा भी कोई इस्तीफा देता है, चुनाव वही होगा 5-6 महीने के अंदर, तो क्या ममता बनर्जी के लिए संभव होगा पहुंचना? जबकि मेरा मानना है बीजेपी भी पूरा जोर लगाएगी ममता बनर्जी को हराने के लिए। अब बात करते हैं राज्यसभा की। अब मैं कुछ पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे कि राज्यसभा में किसी सदस्य कहा जा रहा है इस्तीफा देने के लिए। खैर, ये तो मैं समझता हूँ केवल बकवास है। राज्यसभा से यदि कोई इस्तीफा देता भी है, बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, और उपचुनाव होता है,
तो भाई संख्या बल से तो वो सीट दोबारा बीजेपी के पास आएगी। उपचुनाव तो एक अलग सिंगल सीट गिना जाता है। हाँ, द्विवार्षिक चुनाव यदि होते हैं तो उसमें ममता बनर्जी के लिए पूरी संभावना है कि वो राज्यसभा जा सकती है। अब द्विवार्षिक चुनाव कब होंगे, ये अभी हाल में मार्च में हुआ है, हो सकता है 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल बहुत हो, तो यानी वहाँ भी यानी कम से कम अगले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव तक वो नहीं जा सकती। तो इस समय उनकी स्थिति ऐसी है, वो किसी भी सदन में जाने की स्थिति में नहीं है, कम से कम 5-6 महीने तक। अब ऐसे में वो अपना संकट क्यों बढ़ा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। अब ममता बनर्जी ने कहा है, अभी हाल में आपने देखा होगा, मेरे को लात मारी। वैसे तो मैं इस बयान पर यकीन नहीं करता उनके, मैं मानता हूँ किसी में इतना साहस नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है जो ऐसा कर सके। देखिए मेरा सवाल दूसरा है, ममता बनर्जी किससे कह रही है? क्या बंगाल की जनता से या अपने इकोसिस्टम से? इकोसिस्टम तो उनकी इस बात को हाथों हाथ उठाएगा। वो इकोसिस्टम जिसे 2021 में चुनावी हिंसा नहीं दिखी, चुनाव बाद हिंसा नहीं दिखी। 2021 में आपको याद होगा बलात्कार की भी खबरें थी, हत्याएं भी हुई, आगजनी भी हुई और हिंदुओं को बंगाल छोड़कर असम भी जाना पड़ा। आपने देखा किसी ने इन चीज़ों का संज्ञान लिया हो? मैं ममता बनर्जी से ही देख लो, क्या इन्होंने संज्ञान लिया? आज वही ममता बनर्जी क्या पब्लिक से उम्मीद कर रही है वो उनके प्रति सहानुभूति लगाए? हाँ, इकोसिस्टम लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। इकोसिस्टम का तो अलग हिसाब किताब है। ममता बनर्जी ने कहा मैं हार नहीं मानती, सब मुझे हराया गया, 100 सीटें मुझे हराई गई। इकोसिस्टम मान रहा है ऐसा हुआ है। ये डेमोक्रेट कहलाते हैं, जो हार को नहीं मानते, जो खुद अपनी सीट भी हार जाएंगे, हार को नहीं मानते। जो हारने वाले इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो भी डेमोक्रेट कहलाते हैं। ये भारतीय लिबरल की बात बता रहा हूँ। ये वो डेमोक्रेट है जिन्हें बीजेपी की जीत तो बर्दाश्त ही नहीं है। इन्हें बंगाल में एसआईआर का बहाना लग रहा है कि बीजेपी की जीत का कारण एसआईआर है। एसआईआर में नाम कौन से अटके वो नहीं बता पाएंगे आपको, ये नहीं बता पाएंगे। मैं कल एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, एंकर ने स्पष्ट कहा कि जो आप अटके हुए हैं उसमें अधिकांश नाम वो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब हुआ पिता 50 साल का है, बेटा 45 साल का है, यानी ऐसे वोट अटके हुए हैं। क्या इनका कोई हल निकल जाएगा? हो सकता है कुछ सही भी हो और वो निकल भी रहा होगा, लेकिन विपक्ष ये नहीं बताएगा। क्या जैसी ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बंगाल में पाई गई, क्या ऐसी जो लोग कह रहे हैं बंगाल पर सवाल उठा रहे हैं, केरल पे नहीं उठा रहे, क्या केरल में पाई गई? क्या तमिलनाडु में पाई गई? अगर वहाँ नहीं पाई गई और तो फिर भाई फिर बंगाल पे सवाल क्यों उठा रहे हो? भाई कम से कम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे तो बात करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तुलना करेंगे कि वहाँ हमें केरल से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि केरल में बीजेपी नहीं जीती। यदि केरल में भी बीजेपी जीतती तो ये वहाँ भी सवाल उठा सकते थे। खैर, मेरा आज का कहने का यही मतलब था। ममता बनर्जी के लिए आगे समय थोड़ा दिक्कत भरा लग रहा है मुझे, क्योंकि उनके साथ क्या समस्या है, यदि वो बंगाल में रहती हैं तो दिल्ली में बैठे उसके सांसदों का क्या होगा? अभी हाल में आपने देखा है पंजाब के सांसद जैसे पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, ऐसे जोखिम उनके साथ भी है। यदि वो दिल्ली में बैठती है सांसद बनकर तो बंगाल में पार्टी पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। आखिर वहाँ भी उन्हें चुनौती अपने ही भतीजे से मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ममता बनर्जी की राजनीति मेरा मानना है अब शायद ख़त्म होने वाली है। वैसे भी व्यक्ति पर आधारित पार्टियों की राजनीति की एक सीमा होती है। तो ये दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें उनके लिए राजनीतिक दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें वो अपनी बढ़ा रही हैं। मुझे लगता है उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। संस्थाएं निपटने में सक्षम है, उन्हें मुझे नहीं लगता कम से कम जनता की कोई सहानुभूति है। जिस तरह के मैं वीडियो पश्चिम बंगाल से देख रहा है, बस जनता को तो उनसे कोई सहानुभूति मुझे नज़र नहीं आ रही। ये सभी राजनेताओं को सीखना चाहिए, जनता की उपेक्षा करने वालों को, जो जनता को कभी ध्यान नहीं देते, जनता से संवाद नहीं रखते, ये उनके लिए भी एक सबक है कि जनता वक्त आने पर कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात है। जो मैं वीडियो देख रहा हूँ वो बता रहा है बंगाल की जनता एक तरह से
आज़ादी का जश्न मना रही है। आज़ादी, गुंडागर्दी से आज़ादी, तानाशाही से आज़ादी, इस तरह के जश्न वहाँ चल रहे हैं। लेकिन वो जश्न एक भारत का लिबरल तबका है, उसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसे दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।